ऐसा नहीं पेज नंबर कुछ नंबर डीवीबी इलेक्ट्रिक करंट पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 45 47 एक सर्किल है कितने रेजिस्टेंस है पढ़िए क्वेश्चन वायर इज रेजिस्टेंस 12 ओम एक वायर है जो सर्किल के फॉर्म में है और इसकी रेजिस्टेंस 12 ओम का है। अब इसकी डायमीटर की देख लो, चलो ये डायमीटर ही हो गया, डायमीटर के अपोजिट 2 पॉइंट्स हो गया पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के क्रॉस कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है? आंसर इज तो फर्स्ट हाफ का रेजिस्टेंस कितना है भाई 6 ओम का, नेक्स्ट हाफ का रेजिस्टेंस कितने का भाई 6 ओम का, और ये दोनों अब आपस में कैसा हो गया पैरेलल, सो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल और क्वेश्चन नंबर 50 in the circuit shown to the cell has EMF 10 volt, तो इस सेल की वोल्टेज गिवन है डायग्राम बना ले और यहाँ पैटर्न में कनेक्शन किया हुआ है ऐसे, फिर एक और, फिर यहाँ पे फिर एक और, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये कनेक्शन यहाँ पे है, फिर ऐसे मिला हुआ है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस 1 ओम का, इसकी भी इंटरनल, यहाँ भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस दी है 1 ओम का, क्योंकि इसके पास में लिखा हुआ है 1 ओम, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ये 4 ओम है और ये 2 ओम। In the circuit below, the cell has enough 10 volt internal resistance 1 ohm. Other resistance are shown in the figure. Potential difference VA minus VB. VA minus VB potential difference निकालना है, क्या आना चाहिए देख लें, करके देखिए तो 4 into 6 4 into 4 सिमेट्रिकल सिक्वेंस, दोनों का 6 हो गया, तो 6 हो गया तो 6 और 6 घटा दो तो 3 हो गया, 3 और 1 और 2 5। करंट इज 2 एम्पीयर, करंट कितने का हो गया, तो यहाँ पे करंट 2 एम्पीयर क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल सिचुएशन थी, इसमें कितना करंट आ गया 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर, ठीक है बस हो गया। करंट ऐसे ही जाने वाले हैं, करंट यहाँ से आया फिर यहाँ पे 2 एम्पीयर निकल गया, यहाँ से 1 एम्पीयर। हमें ये टू भी, हमारा जब करंट निकल गया तो करंट तो प्रॉब्लम नहीं, हमें VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB निकालना हो तो हम केवीएल लॉ लगाएंगे। केवीएल कहां से कहां तक चलना पड़ेगा, A to B। अब A to B ऐसा हम सोच रहे हैं वैसे कर लेते हैं, चलो ऐसे आ जाओ, A to B यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से चलो और यहाँ पे यही केवीएल लॉ लगा, क्या लिख दें भाई, VA करंट के अपोजिट में चल रहे हैं और करंट 1 का है, रेजिस्टेंस 4 का है, +4 ओम, और करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं माइनस साइन 2 ओम इज इक्वल टू VB। व्हाट इज VA माइनस VB, -2 नहीं, VA माइनस VB माइनस, क्लियर है ना।
और क्या और किसी का डाउट तुम्हारे उनके एनी डाउट इसमें एक और कंस्ट्रक्शन है डॉट वाली तो ये मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए ये डाउट्स हो गया आपका डॉट ऑन अ current carrying loop dot on a current carrying loop in a perpendicular uniform magnetic field. In a perpendicular uniform magnetic field as on कोई भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं भाई चलो हम आउटवर्ड ऐसे बोर्ड से बाहर निकलता हुआ इधर से निकलता हुआ उधर की तरफ जाता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम डॉट नॉट दे देते हैं perpendicularly outward as ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डॉट है यूजुअली है इसमें हमने कोई करंट कैरिंग लूप रखते हैं ये हमने एक करंट कैरिंग लूप रख लिया इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई करंट लूप रख लेते हैं इसमें करंट दे देते हैं ऐसे चलो आई ऐसे आई है क्लॉकवाइज करंट हमने दे दिया इसमें क्लॉकवाइज करंट कुछ भी दे सकते हैं क्लॉकवाइज करंट है perpendicularly outward magnetic field है perpendicularly outward magnetic field है कुछ डायमेंशंस लेंथ विड्थ दे सकते हैं सपोज इसका लेंथ l हो विड्थ b हो length of the current carrying loop is l width is b सही जब हमें टॉर्क देखना होगा तो फोर्स देखना पड़ेगा सबसे पहले तो फोर्स देखो भाई इससे फोर्स किधर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक वायर में ए बी सी डी तो ये भी क्या आएगा फोर्स आइडियल क्रॉस बी आइडियल इधर हो गया बी इनवर्ड फोर्स किधर आ गया इसमें ऐसे इसमें सभी में इनवर्ड ही आएगा इसमें भी ऐसे इनवर्ड सब अंदर की तरफ ही आ रहे हैं जस्टिफाई कर लो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप अगर ऐसा बिल्कुल परपेंडिकुलर हो अगर बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर हो द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप and magnetic field is perpendicular to the plane of the loop plane of the loop the f net is equal to 0 f net की वैल्यू क्या है 0 सभी एक दूसरे से कैंसिल करने में दिख रहा है f1 ये भी f1 जैसा ही मैग्नीट्यूड में आ रहा है f2 ये भी f2 भी ऐसा ही मैग्नीट्यूड
And what is the torque about any axis? एक एक्सिस ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे पिवोट कर दिया यहाँ पे, ये पॉइंट पिवोट कर दिया यहाँ से, ये एक्सिस ले लेते हैं, क्योंकि टॉर्क करना हो तो हमें कोई एक्सिस जूम कर लेते हैं। तो हमने इस लूप का ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक पिवोटिंग कर दिया, ये एक्सिस है हमारा, यहाँ से पिवोटिंग लगा दिया है ना, ऐसे यहाँ से पिवोट कर दिया, यहाँ पे लगा दी कि भाई इसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी, तुम टर्न कर सकते हो, या हम चाहे तो तुम्हें टर्न करा सकते हैं। तो अभी राइट नाउ नेट टॉर्क की वैल्यू भी देखूंगा ना तो जीरो आ जाएगा। कैसे? दिस इज आवर एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है। तो टॉर्क क्या होता है? तो हमने नेट फोर्स की बात कर ली है, नाउ टॉर्क, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज द टाउ नेट, इट इज इक्वल टू r क्रॉस f। क्या होता है? r क्रॉस f, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, r इज द लेंथ, r क्या है? लेंथ वेक्टर, r को r वेक्टर क्या बोलेंगे? इज द लेंथ वेक्टर from, is the length vector from axis of rotation to point of application of force. और टॉर्क की वैल्यू जीरो होता है जब फोर्स ना एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक पॉइंट ये हो गया, और इस बात को भी नोट कर लो, नोट टॉर्क is zero, torque is zero, and torque is zero, torque is zero when force is along the axis, along the axis। ठीक है, कहीं भी जैसे कि ये डोर है, डोर के एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डोर का यहाँ पे, डोर के पास ये डोर है, ये रोटेट कर सकता है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम कोई फोर्स ऐसा लगाते हैं, कोई अगर ऐसे यहाँ पर कि इससे लटक जाएगा, तो क्या ये डोर रोटेट करेगा? नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, मतलब नेट टॉर्क की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर इस डोर को ओपन करना हो तो हम एक्सिस के अराउंड फोर्स लगा के नहीं लगा सकते, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाने की ये नहीं ओपन ओपन होने वाला। कैसे ओपन होगा भाई? नहीं ओपन हो रहा है, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो है। तो टॉर्क एक्सिस के अराउंड जब भी होगा ना, फोर्स जब एक्सिस के अराउंड होगा तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखें वापस, तो देखो यहाँ पे ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स ऐसे F1 और इस F1 की वजह से टॉर्क की वैल्यू क्या होना है? जीरो आना है। तो सिर्फ किसकी वजह से टॉर्क की पॉसिबिलिटी बन सकता है? F2 की वजह से बन सकता है। इस F2 मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, इसलिए F2 लिखा है, डायरेक्शन अपोजिट है जो डायरेक्शन से मैं लिखा है एरो मार्क से। तो नेट टॉर्क देख लो यहाँ पे क्या आएगा, तो नेट टॉर्क, तो फोर्स, अभी फोर्स कैसे जा रहा है? तो फोर्स भी यहाँ पे एक्सिस से ही, एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और नेट टॉर्क की वैल्यू तब भी जीरो हो जाता है जब फोर्स डायरेक्टली एक्सिस को क्रॉस करता है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यों भी, क्योंकि एक्सिस और आर की जो एंगल है ना 180 डिग्री हो जाता है। देखो यहाँ पे एक्सिस, ये एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द एक्सिस, और पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे है, तो आर डायरेक्शन इधर हो गया और ये वेक्टर ऐसा गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 180 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? sin 180 जीरो। तो इस स्टेट में किसी भी तरीके से निकालोगे नेट टॉर्क, उसकी वैल्यू क्या आने वाला है? जीरो आने।
इट इज द बैलेंस स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसा भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज इन स्टेबल, क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको स्लाइटली टर्न करा दें कुछ ऐसे या कुछ ऐसे, तब टॉर्क आएगा और इसको वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने की कोशिश करें, इसको वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस करें। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम में, ये भी क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है कि इस फिगर में कैसा इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। tau net is also equal to 0, not clear। अब हम इसको स्लाइटली इस फ्रेम को थोड़ी सी स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, है ना, ये एक्सिस ऐसा ही रहेगा, एक्सिस ऐसे बनेगा फ्रेम, ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं। अगर हम ऐसे इधर से छिटाएंगे उड़ाएंगे तो टॉर्क इधर की तरफ लगेगा, अगर मैं इधर की तरफ करूंगा तो टॉर्क वापस करेगा। हमेशा क्या करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ऐसा लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क। कितने लगेंगे मालूम चल जाएगा, क्लियर है, नोटेड। Then R ये नहीं है तो करेंगे, आई लिखा था इसके साथ, आई के और ये वेक्टर्स है, आर वेक्टर, क्योंकि लेंथ आर वेक्टर किधर होता है, लेंथ वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है, लेंथ ऐसे, और यहाँ पे लेना है तो ये एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे लेना तो क्या मैसेज लेके व्हाट इज द टॉर्क इन दिस सिचुएशन में, टॉर्क की वैल्यू क्या है, 0 आ रहा है। नाउ when the loop is slightly rotated, slightly turned or turned या rotated लिख सकते हैं, rotated by an angle theta, by an angle theta, और हम इसको slightly rotate करते हैं, what will happen, रब करते हैं इसको, अब जब रोटेट करेंगे तो उसकी फिगर को देखते हैं। इसी में हमने डॉटेड लाइन से उसको दिखाते हैं, या एक दूसरी लाइन से इसको यहीं पे रोटेट कर दिया तो ये वाली जो इंड है कुछ ऐसे आ जाएगी, चलो ऐसे दिखाते हैं, रोटेट कर दिया 3 डिग्री ऐसे दिखाना, कितने एंगल्स रोटेट कर दिया भाई, थीटा एंगल्स आपने इस तरह से रोटेट करा दिया। अब जो है टॉर्क की जो वैल्यू में चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब आर और एफ के बीच में एंगल थीटा चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब जो आर होगा ना वो तो ऐसे हो जाएंगे और जो एफ है बिल्कुल ऐसे, दोनों के बीच में 3D आप देखो तो 3D भी होता है ना, तो जैसे अभी क्या 30 डिग्री था, लेकिन अब जैसे ऐसे अब दोनों के बीच में चेंज करोगे ना, ये ऐसे फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये कोई फ्रेम है ऐसे, पहले ऐसे था, अब इसको हमने ऐसे रोटेट करा, जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो इससे जो फोर्स लगने वाला है वो ऐसे हो जाएगा, और जो आर की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के लॉन्ग ही रहेगा, आर हमेशा प्लेन के लॉन्ग रहेगा, लेकिन फोर्स ऐसे हो जाएगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, जितना सा आप रोटेट कराओगे ना उतना ही एंगल बन जाएगा।
ठीक है, जितने से रोटेट कराओगे उतना ही एंगल बन जाएगा। दैट्स व्हाई जब नेट टॉर्क आएगा इस दोनों फोर्स F2 की वजह से, और F2 की वैल्यू कितना आएगा ये आप समझ सकते हो। F की वैल्यू I into L into B, I into L into E है। यहाँ से अंत में क्या फोर्स आएगा, I into L into B, है ना, ये तो करंट कैरिंग वायर है ना। नाउ व्हेन स्लाइटली रोटेटेड द एंगल between R and F, D, F2 will change to theta, will change to theta. और नेट टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा दोनों की वजह से, टाउ नेट की वैल्यू जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का जो r की वैल्यू है ना वो b/2 हो जाएगा। तो ये जो r है इस r की मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो टोटल b है, ये हाफ हो गया b/2, तो b/2 इनटू ये हो गया r cos i l b a बनेंगे, दोनों के बीच का एंगल sin थीटा आएगा। और ऐसा ही इसके लिए भी आएगा सेम सेंस, r की डायरेक्शन इधर, f की डायरेक्शन इधर अपोजिट। बस समझ लो कि अगर हमने क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा दोनों तरफ से और ऐड हो जाएगा। तो फिर से आ जाएगा b/2 3d है, समझ में आपको अगर दिक्कत तो ऐसे समझ लें ILB, और फिर से यहाँ पे दोनों के बीच की जो एंगल है वो sin थीटा है, और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू थीटा का हो जाएगा। मतलब आपने थीटा क्लॉकवाइज दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जो भी रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। रीस्टोरिंग सच टाइप ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। और फाइनली b/2 ऐड कर लोगे तो फाइनली BILB sin थीटा आता है। रिवीजन करना हो तो आप ऐसे लिख लो, BILB sin थीटा माइनस थीटा कैप, ये हो गया टाउ नेट की वैल्यू। लेकिन आपको अभी इस फॉर्मूला से मतलब है जो आने वाला है, L into B, B into L, B into L एरिया, B into L क्या होगा, एरिया हो गया I into एरिया into B sin थीटा माइनस थीटा। I into A, इस करंट into एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। क्लॉकवाइज करंट के लिए इनवर्ड परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड राइट हैंड थंब बोलते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है ना तो इनवर्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I into A, इसको बोलते हैं म्यू बोल सकते हैं या कैपिटल M बोल सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू B sin थीटा माइनस थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे here mu is known as, म्यू को हम कभी कभी कैपिटल M से भी इंडिकेट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे म्यू वेक्टर तो बोलेंगे आउटवर्ड, इनवर्ड perpendicular to the plane of the loop for clockwise current, current clockwise होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड परपेंडिकुलर। क्लॉकवाइज के लिए सर थंब, राइट हैंड थंब बोलते हैं इनवर्ड, क्लॉकवाइज कर लो भाई, इसको क्लॉकवाइज करो तो थंब इज इनवर्ड ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज इट इज आउट, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, इट इज आउट। क्लॉकवाइज हो गया करंट तो किधर हो गया, इनवर्ड। सिमिलरली and outward perpendicular to the plane
of the loop for anti-clockwise direction. For anti-clockwise करंट। फिर से पूछता हूँ भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? लूप की डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर लूप में किसी भी लूप में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है करंट, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज करंट हो गया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया? अब मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। अगर किसी केस में बोले कि भाई मैं इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप लगा दिया हूं, एक वायर नहीं बहुत सारे वायर लगाया है, जैसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं किसी वायर में। अभी कोई वायर है, कोई लूप बनाना है जिसके अंदर तो वायर्स होंगे बहुत सारे, सो कट करने से मालूम चलेगा कोई कट करने से। तो इसमें इसको हो सकता है एन नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो? एन नंबर ऑफ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू I into n for single turn और for n number of turns it will NIA। बात समझ में आ गई? for n number of turns NIA। नोट कीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट mu और m, mu और m it is equal to, मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल आएगा भाई? अब डायरेक्शन लिख लिया, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो लिख लिए मैग्नीट्यूड is equal to I into a for single turn, for single turn और NIA for n turns of loop, where A is the area of the loop. A is the area of। फाइनली जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे ना, थीटा साइन सब कुछ मिलकर के टाउ नेट की वैल्यू हमेशा आपके पास आएगा, टाउ नेट इज इक्वल। नाउ अब जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इतने डेरिवेशंस को जो भी आपके आएगा, ये तो अभी समझने के लिए हो गया, इसका फिर आपको यूज नहीं है ना। अब हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में जो फॉर्मूला आता है वो, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसमें एक टॉर्क आता है, कितना आता है? P क्रॉस C। क्या होता है? P क्रॉस C। इन द सेम वे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में टॉर्क लिखेंगे तो आएगा P क्रॉस B। व्हाट इज द टॉर्क? म्यू क्रॉस। अल्टीमेटली ये रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। So this is the main important formula, mu cross B tau net is equal to B. This is the restoring torque. This is the restoring torque। restoring torque का मतलब क्या है भाई? restoring torque का मतलब है कि हमेशा एक ऐसा टॉर्क जो हमेशा अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश कराए। restoring torque ऐसा टॉर्क है भाई, restoring torque। restoring torque always try not करने इस बात को, it is a restoring torque। restoring torque it always, restoring torque it always try to bring the loop in its equilibrium state, stable equilibrium। What's the stable? Stable equilibrium state। Bring the loop in this state, stable equilibrium। stable equilibrium, इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर। बोलिए कोई डाउट है इसमें? ओके, टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन, टॉर्क बेस्ड क्वेश्चंस SCV
पेज 234. Question number 53 to 58. 53 to 58. सारे टॉट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एटलीस्ट कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो 53 ले लेते हैं। स्टार्ट 53। आप ही करके देखोगे ना पहले, हो जाएगा ना, करके देखो तो समझ आ जाएगा। सॉल्व करो भाई, खोल के पेज 234 क्वेश्चन नंबर 53 ले लो। सॉल्व कीजिए टॉट पे।